नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास आरबीएसई बोर्ड में जो हिंदी साहित्य की बुक है आपकी सरयू, उसमें आज हम लोग तीसरा चैप्टर है रहीम दास जी के दोहे, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन बच्चों एक सूचना आप लोगों के लिए यह है कि सुबह 6 बजे हिंदी कंपलसरी की जो क्लास है वो डेली शुरू हो रही है। जिन बच्चों ने अगर शुरुआत नहीं करी है और वो कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो वहाँ सुबह 6 बजे वो क्लास को अटेंड कर सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जो रहीम दास जी हैं उनके जीवन परिचय के बारे में बात कर रहे हैं और साथ ही ये भी बात करेंगे कि उनके दोहों के अंदर या उनके काव्य के अंदर क्या उनकी विशेषता है। तो सबसे पहले देखिए रहीम दास जी के परिचय के बारे में बात करते हैं। तो जो रहीम दास जी हैं वो हिंदी साहित्य के अंदर जो मध्ययुगीन मुस्लिम कवि हुए हैं, मध्ययुगीन मुस्लिम कवियों के अंदर रहीम दास जी का एक अच्छा स्थान है, एक श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। और अगर हम बात करें कि भाई इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म है वो सन 1556 ईस्वी के अंदर लाहौर में हुआ था। तो देखिए बच्चों, यहाँ मैं आपको ये जो परिचय याद कराने वाला हूँ वो इस तरीके से हम लोग याद करेंगे। पहले मैं आपको शॉर्ट में नोट्स बनवा रहा हूँ, पॉइंट वाइज बनवा रहा हूँ, और फिर उसी चीज़ को हम पैराग्राफ में कैसे लिखेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। और याद रखिएगा, पहले आपका जो ये परिचय से संबंधित जो प्रश्न आता था वो 3 नंबर का आता था, लेकिन अब ये प्रश्न जो है 4 नंबर का आने वाला है। इसीलिए आप लोग एक तो हिंदी लिटरेचर के विद्यार्थी हो, तो इसलिए आपकी जो लिखने की भाषा शैली होगी वो थोड़ी सी सुदृढ़ होनी चाहिए, थोड़ी सी अच्छी व्यवस्थित ढंग से होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि रहीम दास जी यहाँ पॉइंटों से सीखते चलते हैं। रहीम जी हिंदी साहित्य में मुस्लिम कवियों में यानी मध्ययुगीन मुस्लिम कवियों के अंदर, तो ये थोड़ा सा एक बार करेक्शन कर लीजिए, मध्ययुगीन मुस्लिम कवियों में अग्रणी स्थान माना जाता है। रहीम जी का, ठीक है, यहां पर लिख लेना, रहीम जी का हिंदी साहित्य में मध्ययुगीन मुस्लिम कवियों में एक अग्रणी स्थान माना जाता है। अगर हम बात करें कि इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था, ठीक है। अब इनके जन्म की जो कहानी है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन एक बार मैं पात्र आपके सामने सभी लिख देता हूं। जो इनके पिताजी थे, तो इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम बैरम खां, ठीक है। ये बैरम खान कौन थे? हुमायूं के सेनापति तथा अकबर के संरक्षक व अभिभावक थे, ठीक है। हुमायूं के सेनापति और अकबर के संरक्षक अभिभावक थे। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को पूरी सुनाने वाला हूं अच्छे से। और अगर हम बात करें कि इनकी माता का नाम, तो माता का नाम सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम जो है ये जमाल खान की बेटी थी, हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत की, ठीक है ना। तो हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत
जमाल खान की बेटी थी। तो अपन जब इसको लिखेंगे तो अपने पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। देखिए अभी हमने केवल इतना सा देखा है कि जो रहीम दास जी हैं वो हिंदी साहित्य के अंदर मध्ययुगीन मुस्लिम कवि हैं, उनके अंदर सबसे अग्रणी स्थान है, सबसे आगे का स्थान है। इनके पिताजी का नाम क्या है? बैरम खान है, और माता का नाम क्या है? सुल्ताना बेगम है। तो बैरम खान जो थे वो हुमायूं यानी अकबर के पिताजी का नाम क्या था? हुमायूं था। तो हुमायूं के सेनापति भी थे और साथ में उनके एक रिश्तेदार के रूप में भी वो थे। रिश्तेदार थे यानी कि साडू जैसा बोलते हैं, वो उनके साडू लगते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उनके सेनापति वही थे। लेकिन हुमायूं की जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो अकबर है वो 13 वर्ष की आयु होती है, और 13 वर्ष की आयु में ही अकबर को राजगद्दी पर बिठा दिया जाता है। लेकिन उस राज्य का जो संचालन करता है वो कौन करता है? बैरम खान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो हुमायूं है उनके तो सेनापति हैं और अकबर के क्या थे? संरक्षक, अभिभावक थे, यानी कि उसका संरक्षण करने वाले पेरेंट्स के रूप में, जिसको केयर टेकर बोलते हैं, इस रूप में जो बैरम खान थे वो थे। ठीक है। और ये जो रहीम दास जी है इनकी माता का नाम क्या है? सुल्ताना बेगम। अगर हम बात करें कि इनकी पत्नी का नाम, तो देखिए पत्नी का नाम क्या है? महाबानू बेगम। पत्नी का नाम महाबानू बेगम। ठीक है। अजीज कोका की, मीर अर्ज जो अजीज कोका है उनकी क्या थी? ये मिर्जा अजीज कोका की बहन थी। ये मिर्जा अजीज कोका की बहन थी। तो देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से ये जो है रहीम दास जी इतिहास से जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार के अंदर 9 रत्न थे। तो अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे उन एक रत्न में कौन नाम आता है? रहीम दास जी का नाम आता है। तो उनके 9 रत्नों में से एक रत्न कौन थे? रहीम दास जी थे। तो यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इनके पिताजी का नाम, इनके माता का नाम, इनका जो विवाह है महाबानू बेगम के साथ हुआ। और रहीम दास जी जब 5 वर्ष के थे तब गुजरात के पाटन नगर में ही सन 1562 में इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी। और बैरम खान की जो हत्या करने वाले व्यक्ति थे वो थे मुबारक खान। यानी मुबारक खान ने इनके पिता बैरम खान की क्या करती थी? हत्या कर दी थी। सहस्त्रलिंग सरोवर है, सहस्त्रलिंग सरोवर में नौका विहार, नाव में घूम रहे थे और वहाँ से घूम करके वो एक स्थान पर बैठे थे। तभी वहाँ पर उनसे मिलने की नीयत से एक अफगान जिसका नाम है, अफगानी एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुबारक खान, वह वहाँ उससे मिलने आता है और उसकी वहाँ पर हत्या कर देता है। तो देखिए इसके पीछे भी बड़ी स्टोरियाँ लिखी हुई है, ऐतिहासिक कहानियाँ हैं, लेकिन हमको उसके पीछे में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल जो टैगलाइन मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो आप लोग माइंड में ज़रूर रखें, क्योंकि परिचय याद करना है तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि जो रहीम दास जी हैं वो हिंदी साहित्य में मध्ययुगीन मुस्लिम कवियों में अग्रणी माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिताजी बैरम खान हुमायूं के सेनापति तथा अकबर के संरक्षक अभिभावक थे, तथा इनकी माता सुल्ताना बेगम इनके माता का नाम था। और हरियाणा प्रांत के मेवाती राजपूत जमाल खान की क्या थी? बेटी थी। और इनकी जो पत्नी अर्थात इनका जो विवाह है वो महाबानू बेगम जो कि मिर्जा अजीज कोका की बहन थी उसके साथ में महाबानू बेगम के साथ में इनका क्या हुआ? विवाह हुआ। फिर आगे हम बात करते हैं कि रहीम दास जी के बारे में। इनके पुत्र भी थे, यानी कि वैसे तो टोटल इनके पुत्रों की संख्या 10 मानी जाती है, लेकिन मुख्य रूप से जो महाबानू है इनसे इनके 3 पुत्र और 2 पुत्री, 3 बेटे और 2 बेटियों का इनका जन्म हुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी रहीम दास जी की जो पत्नी है महाबानू बेगम, इनसे इनको 3 पुत्र और 2 पुत्रियां प्राप्त हुई। ये लाइन भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो पुत्र और पुत्री के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों, कि यहाँ 1562 ईस्वी में इनके पिता बैरम खान की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। और उस समय रहीम दास जी की जो आयु थी वो केवल और केवल कितनी थी, 5 वर्ष की थी। यानी कि जब रहीम दास जी 5 वर्ष के थे तो गुजरात के अंदर पाटन नामक स्थान पर 1562 ईस्वी के अंदर इनके जो पिताजी हैं बैरम खान, उनकी हत्या कर दी। अफगान सिपाही जिसका नाम है मुबारक खान, उन्होंने उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। अब हत्या कर दी तो जो रहीम दास जी का पालन पोषण है उसका देखभाल करने का जिम्मा अकबर ने स्वयं संभाल लिया। और अकबर ने जैसे अन्य जो राजकुमारों को जो भी शिक्षा दी जाती है उसी तरह उनका पालन वो करने लगे और उसे मीर अर्ज, कौन सी उपाधि, मीर अर्ज की उपाधि जो है उसके से मिर्जा खान की जो उपाधि है उससे उसको सम्मानित किया गया। और ये जो मिर्जा खान की उपाधि थी ये शहजादों को दी जाने वाली क्या थी, उपाधि थी। तो हम एक एक इन चीज़ों को नोट करते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस एक लाइन को और लिख लेंगे कि रहीम जी जब 5 वर्ष के थे तो इनके पिता रहीम दास जी जब 5 वर्ष के थे तो इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान की हत्या सन 1562 ईस्वी में अफगान सिपाही मुबारक खान ने की थी। ठीक है, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर इनके पिता की क्या कर दी, हत्या कर दी। तो ये लाइनें दिमाग में रख लेंगे कि रहीम दास जी जब 5 वर्ष के थे इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान की हत्या सन 1562 ईस्वी में एक अफगान सिपाही मुबारक खान ने की थी। ठीक है, और यहीं आगे जब हम बात करें कि इनको शिक्षा के बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी, कि शिक्षा के बारे में कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने हैं। देखिए जब बैरम खान की हत्या कर दी गई तो उस समय रहीम दास जी क्या थे, 5 साल के थे और बचपन से ही वो विद्या अध्ययनशील थे। उनको विद्या प्राप्त करने में गहन रुचि प्राप्त थी। इसी वजह से जो अकबर हैं उन्होंने रहीम दास जी को अपने पास में बुला लिया और उनकी देखभाल करने लगे। और बाबा जम्बूर की देख रेख में रहीम दास जी का गहन अध्ययन प्रारंभ किया गया, यानी वो अध्ययनशीलता उनके अंदर रही। तो यहाँ अपन कह सकते हैं कि बाबा जम्बूर की देख रेख में शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। बाबा जम्बूर की देख रेख में रहीम जी की शिक्षा आरंभ हुई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो इनके शिक्षक कौन कौन थे, तो अगर एक शिक्षक की बात करें मुल्ला मोहम्मद अमीन ने इनको तुर्की, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का
ज्ञान दिया था। ठीक है, फिर दूसरे हैं बदायूनी। बदायूनी रहीम जी के संस्कृत शिक्षक थे। बदायूनी जो थे वो रहीमदास जी के संस्कृत के शिक्षक थे और मुल्ला मोहम्मद अमीन जो है इनसे इन्होंने तुर्की, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करा और बाबा जंबूर की देखरेख में इनकी शिक्षा आरंभ हुई थी। और किसके आदेश से हुई थी? अकबर के आदेश से हुई थी। अकबर ने बाबा जंबूर को कहा कि इन्हें शहजादों की तरह ही शिक्षा दीक्षा दी जाए। ये ध्यान रखना कि रहीमदास जी को, रहीम को कभी भी इस बात का एहसास ना हो कि इनके सिर से इनके पिताजी का हाथ उठ चुका है, यानी कि इनके जो वालिद हैं वो मरहूम हो चुके हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जो रहीमदास जी हैं यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे। और रहीमदास जी की प्रतिभा को देखकर ही अकबर ने अपने दरबार के अंदर उन्हें नवरत्नों में स्थान दिया था। ठीक है, तो ये शिक्षा के बारे में बात रखेंगे। फिर हम बात रखेंगे यहाँ पर इनके कौन कौन सी उपाधियाँ इनको प्राप्त थी। तो एक पॉइंट अपन इनका जो है शिक्षा के बाद में किसका बना लेंगे? उपाधि। किसकी बात करेंगे? इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी। तो देखिए, सबसे पहले तो मिर्जा खान। किसकी बात करेंगे? मिर्जा खान। ये किसको दी जाती थी? ये शहजादों को, यानी कि राजकुमारों को, शहजादों को दी जाने वाली उपाधि थी। ये उपाधि जो है केवल और केवल शहजादों को दी जाती थी। और रहीमदास जी ने अकबर ने रहीम को अपने धर्मपुत्र की तरह ही उसको मान सम्मान दिया, क्योंकि जब बैरम खान की मृत्यु हुई थी तो उस समय के बाद में जो ये सुल्ताना बेगम है, ये किसी तरह से रहीमदास जी को अपने साथ बचा करके ले आई थी। और जब अकबर को पता चला तो उन्होंने उनको आगरा अपने पास में बुला लिया और वहाँ पर बाबा जंबूर को आदेश दिया कि इनकी अच्छे से शिक्षा दीक्षा आरंभ करी जाए। और आगे चलकर ऐसा कहा जाता है कि जो बैरम खान की पत्नी है सुल्ताना बेगम, उन्हीं के साथ में अकबर ने क्या कर लिया था? विवाह कर लिया था। और इस तरह जो रहीमदास जी थे उनको एक शहजादे यानी अपना धर्मपुत्र जो है उनको माना, और धर्मपुत्र होने की वजह से उनको मिर्जा खान उपाधि से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो मिर्जा खान उपाधि जो है इनको दी गई। और साथ ही एक पद होता है मीर अर्ज। दूसरी जो उपाधि थी वो कौन सी थी? मीर अर्ज। ये मीर अर्ज जो थी अकबर के समय की, अकबर ने अपने समय की सबसे ऊंची जो उपाधि थी वो ये थी, अकबर ने अपने समय की सर्वोच्च उपाधि प्रदान की। ठीक है ना, ये मीर अर्ज। और एक उपाधि थी खान खाना, या तो खान खाना या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो खान ए खाना। ये उपाधि जो है इन्हें दी गई किस वजह से? इसलिए क्योंकि ये जो रहीमदास जी थे ये बहुत वीर और साहसी थे। ठीक है, तो इन्होंने कुशलता से सेनापतित्व यानी कि किया था, इस वजह से इनको खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। सन 1584 ईस्वी के अंदर इनको ये उपाधि दी गई थी। साथ ही अगर हम बात करें कि अकबर का एक शहजादा हुआ है जिसका नाम है सलीम। क्या नाम हुआ है? सलीम, जिसने बाद में चलकर जहांगीर के नाम से क्या किया था? शासन किया था। जिन्होंने बाद में चलकर जहांगीर के नाम से क्या किया था? शासन किया था। तो जहांगीर जो था, सलीम जो था, वो अकबर का बेटा था। और बहुत मुश्किल से कहते हैं कि बहुत मिन्नतों के बाद एक अकबर के बेटे का जन्म हुआ सलीम, इसलिए उसको बहुत लाड़ प्यार से रखा गया बचपन में। तो इसलिए आगे चलकर वो विद्या अध्ययन करने में थोड़ा सा पीछे हट गया। उसका विद्या अध्ययन करने के लिए बहुत सारे शिक्षकों की नियुक्ति करी गई, जिसमें अब्बुल फजल का नाम भी आता
करता है, ठीक है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे शिक्षित करने में सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अकबर ने अंतिम रूप से अपना जो अंतिम हथियार, जिसको रहीमदास जी को मानते थे, रहीमदास जी को अपने शहजादे सलीम की शिक्षा दीक्षा के लिए लगा दिया। तो कह सकते हैं कि जो अकबर के बेटे हैं सलीम, उनके शिक्षक संरक्षक कौन है? रहीमदास जी हैं। तो ये लाइन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप इसको भी मैं पैराग्राफ में लिखाऊंगा, तब इस चीज़ों को नोट करा दूंगा। फिर आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि प्रमुख रचनाएं, क्या रख लेंगे? प्रमुख रचनाएं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। एक तो है रहीम दोहावली। कौन सी है? रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, एक है रास पंच अध्यायी, नगर शोभा। कौन सी है? नगर शोभा। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कि तुझके बाबरी, जो बाबर की कथा है, उसको भी इन्होंने अनुवाद किया था, रहीमदास जी ने उस रचना का भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो ये सब चीज़ें हम लोग बाद में लिख लेंगे, यहाँ इतनी चीज़ें नोट कर रहे हैं। तो एक बार वापिस से ध्यान दीजिएगा, पूरी स्टोरी आप लोगों को तरीके से सुना देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार, फिर मैं आपको ये परिचय याद करवा देता हूँ। बहुत आसानी से आप लोग रहीमदास जी का परिचय जो है याद रख सकते हैं, और किस तरह से आप इसको एक पैराग्राफ में लिखना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपके आ रहा है वो 4 नंबर में आ रहा है। तो 4 नंबर में इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं है। किस तरह से हम एक फ्लो चार्ट बना करके और परिचय लिख सकते हैं, और हमें इस परिचय के अंदर पूरे नंबर मिले तो हम उसे कैसे ध्यान रखें। तो इसलिए ज़रूरी है बच्चों, वापिस सुन लीजिए, रहीमदास जी, ये जो लाइनें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये तो आपके उस पैराग्राफ के अंदर आनी ही आनी चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें जो आप उसमें लिख सकते हो लिखते समय। तो देखिए, वापिस ध्यान रखिए कि रहीमदास जी का जन्म कब हुआ है? 1556 ईस्वी के अंदर हुआ है, लाहौर में हुआ है। पिताजी का नाम क्या है? बैरम खान है। माताजी का नाम क्या है? सुल्ताना बेगम है, ठीक है। पत्नी का नाम क्या है? महाबानू बेगम है। इनके शिक्षकों का नाम देखिए, शिक्षा किसकी देखरेख में हुई है? बाबा जम्बूर की देखरेख में हुई है। मुल्ला मोहम्मद अमीन जो है, इनको अरबी, फारसी और उर्दू के शिक्षक थे, और इनके संस्कृत के जो शिक्षक थे जिनसे इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, वो नाम क्या है उनका? वो नाम है बदायूनी। क्या नाम है? बदायूनी। साथ ही इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई है? मिर्जा खान, ये शहजादों को दी जाने वाली उपाधि थी। मीर अर्ज, ये मीर अर्ज एक ऐसी उपाधि थी, एक ऐसा पद था, यानी कि अकबर के शासनकाल में सबसे ऊंचा पद था ये मीर अर्ज। ये पद ऐसा था जिसके माध्यम से, जैसे कोई भी प्रजा जो थी उसका कोई भी दुख दर्द होता था, तो इस पद के माध्यम से ही राजा तक पहुंचती थी बात। तो यहाँ इस पद के लिए बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, लेकिन अकबर ने इस पद के ऊपर किसकी नियुक्ति करी थी? जो रहीमदास जी है उनकी नियुक्ति कर दी थी, ठीक है। फिर इनको एक उपाधि दी थी, खान है खाना। ये ध्यान रखेंगे, शहजादा जो सलीम थे उनके शिक्षक भी रहे हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो आप बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझ गए होंगे कि रहीम दोहावली, बरवई नायिका भेद, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, नगर शोभा, ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। तो बिल्कुल आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूं कि देखिए, अब 4 नंबर का पैराग्राफ है, तो हम इसे किस तरीके से नोट कर सकते हैं। बिल्कुल सीरियल वाइज मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं इनको।
रहीम का व्यक्तित्व कृतित्व का परिचय दोनों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीमदास जी ने अपनी काव्य रचना के द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वो बहुत अद्भुत है। तो ये मैंने नोट किया हुआ है। तो अब्दुल रहीम खान खाना की हम बात कर रहे हैं। रहीमदास जी का पूरा जो नाम था अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। अब्दुल रहीम खान खाना मुस्लिम धर्म के अनुयायी मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपनी काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अद्भुत है। रहीम जी कृष्ण भक्त थे। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। ठीक है ना। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था। सन 1562 ईस्वी में इनके पिता बैरम खान की हत्या एक अफगान सिपाही मुबारक खान ने गुजरात के पाटन में
की थी जब इनके पिता की हत्या की गई, तब रहीम जी 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के थे। रहीम की बुद्धिमत्ता को परखते हुए अकबर ने रहीम की बुद्धिमत्ता को देखते हुए उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया। बाबा जम्बूर की देख रेख में रहीम दास जी ने, इसको देखो यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है बच्चों। रहीम जी ने बाबा जम्बूर की देख रेख में गहन अध्ययन किया। मुल्ला मोहम्मद अमीन ने रहीम को अरबी फारसी तुर्की आदि भाषाओं का गहन ज्ञान कराया तथा शिक्षक बदायूनी ने संस्कृत पढ़ाई थी। बादशाह अकबर ने इनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपना सेनापति मंत्री प्रशासक बनाया तथा दरबार में
नवरत्नों में स्थान दिया। इसके साथ ही शहजादों को दी जाने वाली उपाधि, इसके साथ ही शहजादों को दी जाने वाली उपाधि मिर्जा खान। तथा खान खाना से अलंकृत किया तथा सेनापति व मीर अर्ज के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, तो देखिए ये दो चीज़ होगी आपके सामने। यहाँ पर अभी हम लोगों ने इसके जो जीवन के बारे में बात चल रही है, शिक्षा के बारे में बात चल रही है, कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई हैं इनके बारे में बात आ रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि रहीम दास जी कृष्ण भक्त थे और रहीम ने अपने काव्य के अंदर, अगर यहाँ पर बात करें तीसरा पैराग्राफ बनाएंगे, रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथानकों को लेकर अपने काव्य का विषय बनाया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। नीति काव्य के क्षेत्र में, नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इनकी कविताओं में छंदों में और दोहों में पूर्वी, अवधी, ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है।
रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से ये परिचय मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ बच्चों। अगर आप इसको बिल्कुल लाइन टू लाइन समझेंगे, अभी रचनाओं के बारे में और लिखवाना है। तो देखिए यहाँ किस बात के बारे में चल रही है कि रहीमदास जी का पूरा नाम जो है अब्दुल रहीम खान खाना है, और मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हुए भी रहीम ने अपने काव्य रचना द्वारा हिंदी साहित्य की जो सेवा की है वह अद्भुत है। रहीम जी कृष्ण भक्त थे। इनका जन्म सन 1556 ईस्वी में लाहौर के अंदर हुआ था। इनके पिताजी का नाम बैरम खां, माताजी का नाम सुल्ताना बेगम था, और इनके पिता की हत्या की गई थी तब रहीमदास जी जो थे 5 वर्ष के थे, और इनके पिता की हत्या गुजरात के पाटन में मुबारक खान ने की थी। रहीम ने अकबर की बुद्धिमत्ता को देखते हुए ही उनकी शिक्षा दीक्षा का पूर्ण प्रबंध अपने जिम्मे ले लिया था। रहीम जी ने बाबा जम्बूर की देखरेख में गहन अध्ययन किया। मुल्ला मोहम्मद अमीन ने रहीम को अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का गहन ज्ञान कराया तथा शिक्षक बदायूं ने संस्कृत पढ़ाई थी। बादशाह अकबर ने इनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अपना सेनापति, मंत्री, प्रशासक बनाया तथा दरबार में जो नवरत्न थे उनमें स्थान दिया। इसके साथ ही शहजादों को दी जाने वाली जो उपाधि है मिर्जा खान तथा खान खाना से अलंकृत किया तथा सेनापति व मीर अर्ज के पद पर इनको नियुक्त भी किया गया। अब ये जो लास्ट पैराग्राफ आपके सामने आ रहा है बच्चों, ये अपने आप में सारे क्वेश्चन हैं कि रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों को, कथानकों को लेकर अपने काव्य का विषय बनाया। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। साथ में नीति काव्य के क्षेत्र में रहीम का स्थान सर्वोपरि है। इनकी कविताओं, छंदों, दोहों में पूर्वी अवधि ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और रहीम ने तद्भव शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आप लोगों को एक जो बात बाकी रह गई है वो है रहीमदास जी की रचनाओं के विषय में लिखवानी है। तो यहाँ अगली जो हेडिंग आप लोगों को बनानी है बच्चों, वो बनानी है प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। तो इसकी शुरुआत में यहाँ कर देता हूँ, कैसे आप लोग हेडिंग बना करके इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी हुई बाबर की जो आत्मकथा है तुझके बाबरी या वाक़आत बाबरी के नाम से भी जानी जाती है। रहीम ने तुर्की भाषा में लिखी बाबर की आत्मकथा तुझके बाबरी का फारसी में अनुवाद किया। खेट कौतुक जातम, खेट कौतुक जातम, ये एक ज्योतिष ग्रंथ था। ज्योतिष ग्रंथ फारसी, संस्कृत, फारसी व संस्कृत मिश्रित भाषा में लिखा। हिंदी साहित्य में इनकी जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हिंदी में इन्होंने कौन कौन सी अभी मैंने आपको बताई थी, रहीम दोहावली, रहीम दोहावली, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मिनट में देख लेता हूँ आप लोगों को ताकि लिखने में दिक्कत नहीं आए। रहीम दोहावली है, मदनाष्टक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नीचे ऐड हो जाएंगी ये। रहीम दोहावली, मदनाष्टक,
रास पंच अध्यायी, रास पंच अध्यायी, मदनाष्टक होगी रास पंच अध्यायी, बरवई नायिका भेद, बरवई नायिका भेद, ठीक है, नगर शोभा, नगर शोभा आदि, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर का पर्याप्त है, बिल्कुल इतना सारा अगर आप नोट कर लेंगे इनको तो ये आपका बिल्कुल तरीके से हो गया। यहाँ पे जीवन आ गया, यहाँ शिक्षा आ गई, उपाधियाँ आ गई, इनको हिंदी साहित्य के अंदर किस तरह से इन्होंने अपने काव्यों के अंदर रचनाएं लिखी, भाषा आ गई, साथ में इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ में आपके सामने पहुँच चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर केवल और केवल जीवन परिचय के बारे में ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इनके जो दोहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके अनुवाद को ढंग से समझेंगे। और बच्चों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली बार इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।